हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज है 2 जनवरी 2022 और हम शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जो सबसे पहली खबर है वो चिली देश से आई है। चिली देश साउथ अमेरिका का देश है, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। यही साउथ अमेरिका का देश चिली है। उसने क्या किया है कि उसने अपना संविधान ही बदलने की ठान ली है, और इसका रीज़न है उनका पर्यावरण, यानी कि उनका इन्वायरमेंट सही करने के लिए उन्होंने संविधान में पूरा संविधान ही वो बदल देंगे। वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया है चिली, जिसने संविधान में ही बदलाव कर दिया है। संविधान में बदलाव का कारण है उनका पर्यावरण को सही रखना, या उनके लोगों को पर्यावरण की अच्छी सुविधाएं देना। इसके साथ ही हम चिली से जुड़ी हुई कुछ मुख्य खबरें जान लेते हैं, या कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और काफ़ी उम्मीदें हैं। चिली वर्ल्ड में लिथियम का सबसे बड़ा सेकंड प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पर वो लिथियम का उत्पादन करता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। इसके साथ ही बता दूं, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे लिथियम जो कि सबसे ज़्यादा पैदा करता है वो है ऑस्ट्रेलिया। लिथियम आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं प्रयोग बता देता हूँ। एक तो लिथियम बैटरी का प्रयोग होता है, जो कि सोलर ये जो सेल होते हैं, यानी कि जो सोलर लाइट होती हैं, जिनसे सूर्य से जो लाइट बनती है और हम घरों में प्रयोग करते हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का भी काम करती है, वो लिथियम की ही बनती है। एक जो ये बैटरी होती हैं ई रिक्शा में, इनमें जो बैटरी होती है वो भी लिथियम की ही बनती है। आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में लिथियम की क्या डिमांड होगी। और वही जो लिथियम का सेकंड प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में बिगेस्ट, वो है चिली। और फर्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में जो सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है वो अटाकामा डेजर्ट है, और वो भी चिली में ही है। और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस अरिका, जो कि अटाकामा डेजर्ट में है, वो भी चिली में ही है। ड्राइएस्ट डेजर्ट है अटाकामा, और ड्राइएस्ट प्लेस जगह मतलब एक स्पेशल स्थान है, वो भी ड्राइएस्ट है अरिका, वो भी चिली में ही है। और चिक्वी कमाटा तांबे की विश्व की तांबा राजधानी चिक्वी कमाटा जो है वो भी चिली में ही है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही बता देता हूँ, राजधानी ये HSSC में एक एग्ज़ाम में पूछी गई थी 2017 में। चिली की राजधानी क्या है? चर्चा में चिली है तो इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी राजधानी है सैंटियागो, और ये कॉपर टाउन बोला जाता है चिक्वी कमाटा को, और इसकी राजधानी है कौन सी है? सैंटियागो चिली की राजधानी। और इसकी मुद्रा है जो चिली की, वो पीसो है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही जुड़ा एक फैक्ट और बता देता हूँ, पर्यावरण में सुधार को लेकर हमारे जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, उनमें आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में NGT को बनाया गया था, ताकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि हर भारतीय को साफ पर्यावरण मिल सके। और अगर नहीं मिलता है तो वो इस ट्रिब्यूनल यानी कि इस न्यायालय में जाके दरखास्त डाल सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 21 में NGT, जिसके अंतर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको NGT पे क्वेश्चन भी आ चुका है। कब बनाया गया था? 2010 में इसको बनाया गया था। ये है आज का चिली से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब चलते हैं आगे की न्यूज़ पे। आगे की न्यूज़ वो है जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इस पे बनी है। ये एक क्षेत्रीय समूह है, मैं बता देता हूँ। इसमें 10 आसियान के मेंबर हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे कि मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, 10 सदस्य तो आसियान वाले हैं, और 5 अन्य सदस्य हैं, जिनमें मेन है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका 16वां सदस्य था भारत, यानी कि इसके 16 सदस्य थे। इस क्षेत्रीय समूह RCEP बोला जाता है इसको। इस RCEP से भारत ने एग्जिट मार लिया है। देखो, आज़ादी के बाद पहला ऐसा समूह है ये जिससे भारत ने एग्जिट मार लिया है। कितना इम्पोर्टेंट है, और एशिया का समूह है मेन तौर पर ये। वैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी है, लेकिन जो लीड करता है वो इसमें एशिया है।
अब भारत ने RCEP से एग्जिट मार लिया है, तो ये एक वर्ल्ड लेवल का मुद्दा भी बन गया है और भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और क्यों मारा इसने RCEP से जो एग्जिट मारा है, उसका बाहर निकलने का कारण ये है कि RCEP के जो 16 सदस्य हैं वो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कोई टैक्स नहीं, कोई टैरिफ नहीं। लेकिन भारत ने ये किया है किसानों के लिए, क्योंकि जो मेनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ना, वो एग्रीकल्चर या मिल्क प्रोडक्ट पे होगा। और भारत में जो भी मिल्क प्रोडक्ट बाहर का आता है उसको बैलेंस करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट है जो वो 35% डायरी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है बाई इंडिया। यानी कि हम 35% बाहर के डायरी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाते हैं, जिससे कि हमारे देश की कमाई होती है और जो उनका सस्ता व्यापार वो करना चाहते हैं वो बैलेंस में आ जाता है। लेकिन RCEP के 16 सदस्य अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसके करके हम ये टैरिफ या टैक्स नहीं लगा पाएंगे, हमारे देश को नुकसान होगा और जो किसानों की इनकम है क्यों कम होगी, क्योंकि अगर बाहर का सस्ता प्रोडक्ट यहाँ के लोगों को मिलेगा तो वो यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं किसानों के उनको कम लेंगे। इस करके ये सब ना हो सके तो हमने RCEP से, जो कि एक क्षेत्रीय समूह है, इससे हमने क्या कर लिया, एग्जिट मार लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे रिलेटेड कुछ भी आपने नहीं छोड़ना है। तो अब चलते हैं आगे की न्यूज़ है 2021 में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी कि अटल रैंकिंग है ना ये। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ आपका फैक्ट क्लियर कर देता हूँ। अटल रैंकिंग की मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं ना, ये मोस्टली साइंस और इनोवेशन से जुड़ी हुई हैं। और इनके ऊपर अभी क्या है कि किसने क्या अचीव किया, एक रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसने दी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी है। और साथ में इससे भी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि इसमें अटल इनोवेशन की जो रिपोर्ट है इसमें टॉप किसने किया है, तो ये IIT मद्रास ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास ने इसमें टॉप किया है। इसके साथ ही बड़ी ही रोचक और साथ में लबाबदार खबर आगे हमारे सामने आ रही है। आप कहोगे वाह क्या न्यूज़ है ये, और इससे जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन आपको फंसेंगे एग्जाम में। और वैसे भी एक सोशल इश्यू भी है या एक पॉलिटिकल इश्यू भी है। मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन सोशली वे में एक ये चेंज होना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय दीजिएगा। अभी क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं, हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस हैं, इनका नाम है अब्दुल नाजीर। अब्दुल नाजीर ने एक स्टेटमेंट दिया जिस पे पूरा बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा संविधान है उसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए, यानी भारतीयकरण होना चाहिए। यानी उनका मतलब है जो हमारे ग्रेट थिंकर हुए हैं इतिहास में, जिनका एंशियंट पीरियड में और मिडिवल पीरियड में बहुत नाम है, उनकी थ्योरी और उनकी सोच हमें अपने संविधान में डालनी चाहिए। और हमें इंग्लिश के साथ साथ जो हमारी सुनवाई है कोर्ट्स की, यानी कि न्यायालयों की, हमें वो हिंदी में भी करनी चाहिए, ये उन्होंने बोला है। ये तो है पूरा मुद्दा। इससे जुड़े हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो मैं बताता हूँ। हमारा संविधान ओरिजिनली तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी बोला जाता है क्योंकि इस दिन संविधान को अडॉप्ट कर लिया था संविधान सभा ने, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को बोला जाता है। और जब ये बनाया गया था ओरिजिनली तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया था, यानी कि अंग्रेजी भाषा में। बाद में 1950 में भी इसको हिंदी भाषा में भी रखा गया, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही माना गया। बाद में इस चीज़ पर बहुत मुद्दे उठे और साथ में ही इसका जो हिंदी संस्करण था वो भी हर साल छपने लगा। जो भी अमेंडमेंट हो या कुछ भी हो, वो वहाँ प्रेसिडेंट ने कहा कि वो भी हर साल छपना चाहिए और वो भी इतनी ही मान्यता उसको मिलनी चाहिए। तो ये सब जो चेंज किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है 394 आर्टिकल में किया गया कि अब हिंदी में भी बराबर की मान्यता मिलेगी हमारे संविधान को या संविधान की प्रतिलिपि को। और जो ये चेंज किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आजकल बहुत चर्चा में है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। 58वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन एक्ट, कोई भी संशोधन किया जाता है एक एक्ट के थ्रू किया जाता है। और 58वें संविधान संशोधन एक्ट के थ्रू 1987 में कंपलसरी कर दिया गया कि साथ में हिंदी की प्रतिलिपि भी हर साल छपेगी।
समझ रहे हो। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में हर साल तैयार होता था और उसके अमेंडमेंट तैयार होते थे, 1987 के 58वें संविधान संशोधन एक्ट के बाद ये हिंदी में भी हर साल तैयार होने लग गया और इसको बराबर मान्यता मिल गई। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नाजीर, ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसे भी पूछ लेंगे किसने कहा है कि हमारे संविधान का इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण होना चाहिए, तो वो कहा है अब्दुल नाजीर ने। और इसी करके अभी इसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है जो भारत के पक्ष में होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो एक अच्छी पहल है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। आगे क्या हो गया कि हमने कल ही चीन की बदतमीजी को देखा था कि उसने 15 जगह के नाम बदल दिए हैं अपने देश के हिसाब से। लेकिन आज की न्यूज़ में क्या आया कि उसने एक और बदतमीजी की है। टोटल ज़िले हैं अरुणाचल प्रदेश में 15 ज़िले हैं और इन्हीं 15 ज़िलों में उसने क्या किया है, तवांग ज़िले से लेकर दिहांग ज़िले तक 11 ज़िलों के नाम भी अपने हिसाब से रख लिए हैं। और उसने कहा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के 11 ज़िले हैं ये साउदर्न चाइना यानी दक्षिणी चाइना का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा नहीं है। देख रहे हो आप चीन की बदतमीजी कहाँ तक बढ़ गई, कितना बदतमीज़ देश है। इसके साथ ही मैं आपको इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करवा देता हूँ जो वर्ल्ड फेमस है। चीन और हमारे बीच में एक पंचशील समझौता हुआ था, ये टाइम भी याद रखना, ये साल 1954 में हुआ था। और इसे धर्म के बेस पे भी क्वेश्चन बना लेते हैं। ये जो बुद्ध की फिलॉसफी थी ना, यानी एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण रूप से रहना, एक दूसरे की टेरिटरी का सम्मान करना, शांति को बढ़ावा देना, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, ये बुद्ध के सिद्धांतों पे किया गया था, यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पे 1954 में हुआ था। और पंचशीली समझौते का नाम था भारत और चीन के बीच में। ठीक है, अभी आगे चलते हैं जी। अच्छा, एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया करंट का, वैसे जर्नलाइज वे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से या एग्ज़ाम के हिसाब से भी। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल बिपिन रावत जी, उनकी डेथ हो गई थी। आपको पता उनकी डेथ पे है ना, अभी क्या हुआ है कि चाइना ने कमेंट किया है, ऐसा बदतमीज़ कंट्री है, ये बहुत अपनी हदें पार कर रहा है, इसको जूते लगने चाहिए। इसने अभी एक कमेंट किया था कि ये जो जनरल विपिन रावत जी थे ये यूएसए के अगेंस्ट थे, इनकी मौत में है ना यूएसए का हाथ है, यानी यूएसए का हाथ है इनकी मृत्यु में। तो इसी चीज़ की जांच पड़ताल के लिए और पर्सनली ये कैसे मरे, तो भारतीय सरकार ने एक कमेटी बनाई है और बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी का नाम बन जाता है, बहुत चर्चा में है। और ये मतलब पहली बार हुआ है कि चीफ डिफेंस स्टाफ पहली बार मतलब ऐसे शहीद हुए हैं, उनकी मृत्यु ऐसे हादसे में हुई है। और तो थोड़े सवाल उठने लगे हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो अभी एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी का अध्यक्ष मानविंदर सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, तो ये याद रखना। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं ना, ये प्रेसिडेंट ही इनके बाद फाइनल अथॉरिटी होती है, यानी तीनों सेनाओं के ऊपर जो सबसे बड़ी पोस्ट है। देखो, जो राष्ट्रपति होता है ना वो एक सर्वोच्च सेनापति होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी आर्मी की या फिर नेवल की या एयरफोर्स की जो तीनों की मिला के इनके ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट है या सबसे बड़ा जो पद है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। और अगर कोई मिसाइल युद्ध होता है या परमाणु युद्ध होता है, जो फाइनल अथॉरिटी मानी जाए, फाइनल अथॉरिटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही माना जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको जो मान्यता देगा, यानी लिखित में तो इसको प्रेसिडेंट देता है मान्यता कि अब हमारा परमाणु युद्ध होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल वे में जो मान्यता देता है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही देता है। तो इतना बड़ा हादसा और वो भी इतने बड़े पद के व्यक्ति के साथ हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। साथ में जो इसकी कमेटी के अध्यक्ष हैं मानविंदर सिंह जी, वो भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और ये जो नीलगिरी पर्वत पे हुआ है, नीलगिरी पहाड़ी पे हुआ है, नीलगिरी से पहाड़ी से जुड़े हुए भी दो फैक्ट आपके क्लियर करवा देता हूँ। ये नीलगिरी पहाड़ी जो है ना, ये नीलगिरी पहाड़ी में ही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है कई बार।
और साथ में बता दूं, नीलगिरी ही पहला हमारे देश का बायोस्फीयर रिजर्व था और इसको 1986 में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, साल भी और जगह भी। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था फर्स्ट नीलगिरी को 1986 में। इसके साथ ही अगले टॉपिक पे चलते हैं और आज की न्यूज़ पे ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जीएसटी काउंसिल ने घोषणा की है कि जो टेक्सटाइल है यानी वस्त्र उत्पाद या सूती उत्पाद है जो, उन पे जीएसटी को बढ़ा के 5% से 12% किया जाएगा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जो हमारे देश का जो सेकंड मोस्ट बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है ना, वो टेक्सटाइल ही है। पहले नंबर पे जो आता है वो तो आता है एग्रीकल्चर, और दूसरे नंबर पे जो आता है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है वो टेक्सटाइल को मिलता है। और इसी में अब जीएसटी बढ़ा रहे हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट जाने की संभावना है देश के रोजगारकर्ताओं के लिए। तो इससे जुड़े हुए मैं जीएसटी काउंसिल से भी आपके फैक्ट और क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूँ। जीएसटी काउंसिल को जो बनाया गया था या जीएसटी जो बिल आया था जिससे जीएसटी मतलब एक परमानेंट बॉडी बन गई हमारे संविधान में, तो ये जो जीएसटी बिल आया था ये 122वां बिल था, 122 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस बिल में आया था ये आया था 122। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि संविधान संशोधन था जो, ये 101वां था। देखिए बिल था 122वां और एक्ट था 101वां। सभी बिल पास नहीं होते, वो कुछ रह जाते हैं, इसलिए बिलों की संख्या ज़्यादा होती है। और जो संविधान संशोधन एक्ट होते हैं उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि वो जो पास हो पाते हैं वही फिर एक्ट बन पाते हैं। और जीएसटी काउंसिल था जो, वो 101वां एक्ट था, ठीक है। और साथ में जीएसटी काउंसिल जो हमारे संविधान का पार्ट बनाई गई है उसकी चर्चा है आर्टिकल 279 में। ये आर्टिकल रट लीजिए, डीप मेमोरी में डाल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं तो वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री होते हैं। इससे जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अभी चलते हैं अगली न्यूज़ पे। नेशनल कैपिटल रीजन बिल आया है 2022 का। इस नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर जिसको बोलते हैं हम, उसमें से पानीपत और मुजफ्फरनगर को बाहर करने की कोशिशें की जा रही हैं सरकार के द्वारा। इसके साथ ही बता दूं मैं, पहले इसको दिल्ली ही बोला जाता था, जो इसको एनसीआर का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है। 69वें संविधान संशोधन 1991, ये साल भी याद रखना। 1991 में जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें दिल्ली क्षेत्र को एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था। अब इसमें चेंज करके पानीपत और मुजफ्फरनगर को बाहर करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर या फिर आप कह सकते हो ट्रेडिशनल पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं हर एग्जाम में। तो एक छोटी टर्म है, इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत चर्चा में है। जम्मू कश्मीर में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जो यहाँ पर सर्दी होती है या ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको चिल्लई कला कहा जाता है। चिल्लई कला, ये टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आ रही है, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में चलने वाली सर्द हवाओं या ठंडी को चिल्लई कला कहा जाता है। और जो यहाँ पे लोग ट्रेडिशनल वस्त्र पहनते हैं जो आजकल, वो भी चर्चा में, उसको फेरन नाम दिया गया है। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, मैं कोशिश करता हूं कि हर टॉपिक से हर तरह की न्यूज़ कवर करूं जो कि एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक आम इंसान के अप टू डेट रहने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये गारंटी देता हूं जो मैं पढ़ा दूंगा करंट अफेयर में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं आपका आभारी हूँगा। जय हिंद, जय भारत।